तो सुनो बेटा, हम लोग अब तक टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, स्प्रिंग का और साथ ही साथ हम निकाल चुके हैं बेटा अर्थ के अलोंग यदि डायमीटर के अलोंग टनल ड्रॉ करी जाए तो उसमें टाइम पीरियड। आज मैं आप लोगों को स्प्रिंग से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा। पहले आप ये समझिए स्प्रिंग कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैं बोलूं कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K, तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? तो जवाब है स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा हाई होता है स्प्रिंग वापस आने के लिए उतना ही तगड़ा फोर्स लगाती है। कारण मान लो आपने इसको y स्ट्रेच कर दिया, इसको भी y स्ट्रेच कर दिया, तो वापस आने के लिए जो फोर्स डेवलप होगा पहली स्प्रिंग में होगा F इक्वल टू KY और दूसरे में डेवलप होगा डबल फोर्स 2KY रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वो वापस जाने के लिए एफर्ट लगाती है, जिसमें K डबल होगा वो डबल एफर्ट लगाएगी। यानी इसको खींचना मुश्किल होता है क्योंकि ये वापस जाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है। तो ऐसी स्प्रिंग को कहते हैं हार्ड स्प्रिंग। कई स्प्रिंग आती है ना, उनको खींचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका रिस्टोरिंग फोर्स हाई है। और कुछ स्प्रिंग इतनी सॉफ्ट होती है कि हल्का सा खींचा, खिंच गई, छोड़ दिया, वापस चली गई। ये कहलाती है लूज स्प्रिंग, यानी लेस के डबल है यानी वापस आने के लिए डबल एफर्ट करेगी। के ट्रिपल है तो वापस आने के लिए ट्रिपल एफर्ट करेगी। तो कोई स्प्रिंग वापस आने के लिए कितना ज्यादा फोर्स लगाती है उसी से के का पता चलता है। अब मैं यदि आपसे कहूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसमें मास बंधा है m, खींच के छोड़ दिया, टाइम पीरियड बताओ, तो ये लास्ट टर्न पे डेराइव करा था 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ये फॉर्मूला हम डेराइव करके गए थे पिछली बार का सेकंड डेरिवेशन। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे आगे के लेवल का आ गया कि मेरे पास एक स्प्रिंग है k, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए 3:2 के पार्ट में, यानी एक तरफ 3 पार्ट एक तरफ 2 पार्ट। अब दोनों को मैंने लटका दिया, यानी 3 पोर्शन को और 2 पोर्शन को मैंने दोनों को लटका दिया, दोनों से लटका दिया सेम मास। खींच के ऑसिलेशंस कराए, खींच के छोड़ दिया, ऑसिलेशन शुरू, इसमें भी। तो इसके टाइम पीरियड और इसके टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। अब ये लेवल बढ़ गया है क्वेश्चन का, टाइम पीरियड्स का रेशियो बताओ। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि कट करने से के पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मास तो दोनों पे एक ही लटकाया है, बदला क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैं पहले आपको बताने जा रहा हूं कि स्प्रिंग को कट करने से, सीरीज में लगाने से, पैरेलल में लगाने से, इन सबसे के पर क्या फर्क पड़ता है। और जब के पर इफेक्ट पता चल जाएगा तब हम आगे कोई बात करेंगे। तो मेरे बेटा यहीं से शुरू होगा अब हमारा आगे का कंसेप्ट। देखिए स्प्रिंग में रेजिस्टेंस की तरह से फॉर्मूले लगते हैं, बस उल्टे होते हैं। तुम्हें मालूम होगा 9-10 में पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में हो तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे ही यदि स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल में हो तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, पहले वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। मेरे पास कई सारी स्प्रिंग हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 डैश डैश डैश, स्प्रिंग कांस्टेंट Kn। मैंने इनको पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़ने का तरीका जैसे रेजिस्टेंस में होता था, मैं रेजिस्टेंस को कहूं पैरेलल में जोड़ो तो स्टार्टिंग के सारे पॉइंट एक जगह जोड़ दो और लास्ट के सारे पॉइंट एक जगह जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। तो वही बात है यहां, स्प्रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह जोड़ दिए, एंडिंग पॉइंट एक जगह जोड़ दिए, नाउ इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे छत से लटका दिया और मैंने इसको पूरे सिस्टम को फोर्स लगा के खींचा। जब मैं स्प्रिंग को फोर्स लगा के, सिस्टम को फोर्स लगा के खींचूंगा तो ये भी स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, y
ये भी एक्सटेंड होगी y और ये भी एक्सटेंड होगी y। तो मतलब छत से 4 स्प्रिंग लटकी हुई है, 1 2 3 4, चारों के ऊपर के हिस्से एक ही जगह क्लैंप है और चारों के नीचे हिस्से, निचले हिस्से मैंने किसी मशीन की हेल्प से आपस में वेल्ड कर दिए। ऊपर वाले एक साथ जोड़ दिए, नीचे वाले एक साथ। अब यदि मैं 1 मिलीमीटर खींचूंगा तो सारे ही 1 मिलीमीटर खींचेंगे ना, या कम ज्यादा खींचेंगे? सारे 1 मिलीमीटर खींचेंगे, यानी सब में इलोंगेशन सेम होगा। तभी कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में y यानी कि इलोंगेशन इज सेम। अब इलोंगेशन जब होगा तो वापस जाने के लिए ये भी फोर्स लगाएगा F1, ये भी फोर्स लगाएगा F2 और ये भी फोर्स लगाएगा Fn। हर खिंची हुई स्प्रिंग अपनी पुरानी जगह पे जाना चाहेगी। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? तो जवाब है F1 प्लस F2 डैश 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 Fn। ये फोर्स कैसा है? टुवर्ड मीन, वापस जा रहा है ये मीन की तरफ। तो कुछ बुक्स में लैंग्वेज में लिख दिया है टुवर्ड मीन, पिछली बार मैंने इस पे 5 मिनट लगाए थे, कुछ में माइनस लगा दिया है। माइनस लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? पहली स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरी में फोर्स, लास्ट में फोर्स, और ये क्या है? नेट फोर्स या इफेक्टिव फोर्स, उन सबका सम। अब F1 इज इक्वल टू K1y, F2 इज इक्वल टू K2y, क्योंकि F इज इक्वल टू KY, Fn इज इक्वल टू KNY। y सेम है सब में, कॉमन ले लो, K1 प्लस K2 अप टू Kn y। लेकिन F इज इक्वल टू होता है KY, तो ये F1 सिर्फ पहली स्प्रिंग का था, तो K1 यानी पहली स्प्रिंग का K रखा। ये इफेक्टिव कॉम्बिनेशन का फोर्स है, तो ये कॉम्बिनेशन का K है। किसका? फर्स्ट का, सेकंड का, या कॉम्बिनेशन का? y कट गया दोनों तरफ से, KY, इसे K इफेक्टिव कह देते हैं। तो y से y कट गया तो बचेगा K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अप टू Kn। ये फॉर्मूला है K निकालने का। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं कहूं एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है 3, तीसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है 4, पैरेलल में है, तो K इफेक्टिव क्या होगा, यानी सबका मिला के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? तो 2 प्लस 3 प्लस 4, K1 प्लस K2 प्लस K3, तो ये होगा 9। मैंने कहा था K जितना बढ़ता है स्प्रिंग को खींचना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वापस लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाती है। यहां भी आप देख रहे हो पैरेलल में जोड़ने के बाद K बहुत बढ़ गया, यानी अब इसे खींचना बहुत मुश्किल हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स बहुत हाई होंगे। तभी छत से यदि एक स्प्रिंग लटकी हो तो आसानी से खींच लेते हो, लेकिन 3-4 स्प्रिंग जुड़ी हुई हो, ऊपर से भी जुड़ी हो, नीचे से भी, तो खींचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि K ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? K1 प्लस K2 अप टू K। समझ में आ गया? उल्टा फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में था R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल में था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां पर उल्टा हो चुका है। सीरीज में अभी आएगा जो भी आएगा, पैरेलल में आ चुका है उल्टा, K1 प्लस K2 प्लस K3, जितने भी हो। हाँ, क्या पूछ रहे थे बेटा? यहाँ पे जो आपने सारी K1 से लेके Kn तक स्प्रिंग्स दी हैं, उन सबकी लेंथ सेम है? एक आइडेंटिकल लेंथ में शेप वगैरह में ली है हमने। यदि अलग अलग होंगी तो कनेक्शन करने में दिक्कत आएगी ना। तो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल होती तो K सेम होता। मटेरियल डिफरेंट है, मटेरियल अलग है, हार्डनेस अलग है, किसी की हार्डनेस कम है, किसी की ज्यादा है। अगले पॉइंट पर आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मेरे पास पहली स्प्रिंग है K1, दूसरी स्प्रिंग है K2। अच्छा, जाने से पहले टेस्ट के बारे में भी सुन करके जाना, कभी मैं भाग जाऊं भूल जाऊं। और संडे को एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, जो रिकॉर्डिंग बाद में देख रहा है समझ लो 11 बजे से शुरू होगी, अंत का कोई नहीं, 5-7 मिनट 10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। संडे को 11 बजे, और सिर्फ इस संडे नहीं, मैंने बता दिया अब 12th के एंड तक 11 बजे का संडे का टाइम तुम्हारा है। जिस बार नहीं आना होगा तब बताऊंगा मैं कि इस बार नहीं आना है, बताना भूल जाऊं तो आना है।
ठीक है, तो ये मेरे पास पैरेलल में कई सारी सीरीज में कई सारी स्प्रिंग्स हैं, डैश 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 केयर। कोई हार्ड है, कोई लूज है। सीरीज किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस की सीरीज किसे कहते थे? इसे, जिसमें एक के एंड पर दूसरे की बिगनिंग, दूसरे के एंड पर तीसरे की बिगनिंग। तो यहां भी तो वही हो रहा है, एक स्प्रिंग के एंड पर दूसरी स्प्रिंग शुरू, दूसरे के एंड पर तीसरी स्प्रिंग शुरू, तीसरे के एंड पर चौथी शुरू, ये चेन बन गई। तो यही तो सीरीज होता है। हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ। अब मैंने इस स्प्रिंग को लटका दिया, अब मैं इस स्प्रिंग पर फोर्स लगा के खींचता हूं। सारी स्प्रिंग मैंने खींच डाली, कितना फोर्स लगा के? F। ये स्प्रिंग्स नेग्लिजिबल मास की हैं, मासेस ऑफ द स्प्रिंग्स आर नेग्लिजिबल। अब मैंने सबसे नीचे वाले जॉइंट को F फोर्स से खींचा। नीचे वाली स्प्रिंग को कौन सा फोर्स खींच रहा है? F। इस वाली स्प्रिंग को कौन सा फोर्स खींच रहा है? F प्लस नीचे की स्प्रिंग का वेट। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें डेली लाइफ के एग्जांपल से बताता हूं। छत से एक आदमी लटका हुआ है, पहले भी कभी बात हुई थी, उसकी टांग पकड़ के एक और आदमी लटका हुआ है, उसकी टांग पकड़ के एक और आदमी लटका हुआ है, उसकी टांग पकड़ के एक और आदमी लटका हुआ है। मुझे बता, सबके पैर में बराबर दर्द होगा या अलग अलग? मैं यदि इस पर F फोर्स लगाऊं तो इसकी टांग पर F फोर्स के साथ साथ नीचे वाले आदमी का वेट भी लगेगा। इसकी टांग पर F फोर्स के साथ साथ दोनों आदमियों का वेट लगेगा, mg प्लस इसका वेट m-g। और इसकी टांग पर F के साथ साथ तीनों वेट लगेंगे, mg, m-g और m-g। समझ में आ गया? लेकिन यदि मैं कह दूं आदमी मासलेस है, आदमी तो नहीं हो सकता, स्प्रिंग मासलेस तो हो सकती है। मान लो आदमी मासलेस होते तो इसमें से mg हट गया, इसमें से ये mg हट गए, ये m-g हट गए, तो ऐसे में सबके पैरों में बराबर फोर्स लगता है F। यस, सीरीज में सब में सेम फोर्स लगता है। आपके डेरिवेशंस सब नेग्लिजिबल मास की स्प्रिंग वाले हैं। जैसे आपने पिछली बार टाइम पीरियड निकाला था 2π√m/k, तो m सिर्फ बंधे हुए मास को लिया गया था, स्प्रिंग का मास तो कंसीडर ही नहीं था, यानी स्प्रिंग के मास को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो मेरे बेटा हम पहुंच गए अपने पॉइंट पर। तो याद रखना, सीरीज में फोर्स सेम रहता है, F इज सेम। अब तुमने फोर्स लगा दिया, सब में बराबर लग गया, तो खिंच गई। ये कितना एक्सटेंड हुई? y1। ये कितना एक्सटेंड हुई? y2। ये कितना एक्सटेंड हुई? yn। तुम कहोगे सर बराबर एक्सटेंड नहीं होंगी। एक बात बता, मुझे बता, सारी स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट सेम है या डिफरेंटली हैं? किसी का k1, किसी का k2, किसी का kn। तो फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट सबके सेम लिए हैं या डिफरेंट? यानी कोई हार्ड स्प्रिंग है, कोई लूज स्प्रिंग है, फोर्स सब पे बराबर लग रहा है। अब यदि उतना ही फोर्स लूज स्प्रिंग पे लगाओ तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगी, उतना ही फोर्स हार्ड स्प्रिंग पे लगाओ तो बहुत कम खिंचेगी। तो इसलिए इलोंगेशंस अलग अलग होते हैं, कोई ज्यादा खिंचेगी, कोई कम खिंचेगी। तुम सोचो, अच्छा छत से इमेजिन करो, एक बहुत ही कैड़ा इतना मोटा स्प्रिंग लटका हुआ है, उसके नीचे बिल्कुल हल्का सा स्प्रिंग लटका हुआ है। मैं सबसे नीचे फोर्स लगाऊं तो क्या जितना एक्सटेंशन नीचे वाले में होगा उतना ही ऊपर वाले में होगा? अलग अलग होगा ना। तो पहले का इलोंगेशन है y1, दूसरे का इलोंगेशन है y2, आखिरी का इलोंगेशन है yn। तो सबका मिलाकर के नेट इलोंगेशन या इफेक्टिव इलोंगेशन ये हो गया, राइट। अब आते हैं y = f/k, f = ky। तो y = तो y1 को तो लिखेंगे f/k1, y2 को लिखेंगे f/k2, yn को लिखेंगे f/kn, y इफेक्टिव को लिखेंगे f/k इफेक्टिव। ये किसका इलोंगेशन था? पहले का। ये किसका इलोंगेशन था? दूसरे का।
इन सब का सम, ये किसका इलोंगेशन है, पहले का, दूसरे का, या कॉम्बिनेशन का? यदि कॉम्बिनेशन का y है तो कॉम्बिनेशन का k है। f में 1 2 3 क्यों नहीं लगाया? सेम, जो चीज सेम है उसमें 1 2 3 थोड़ी लगाएंगे। मान लो मेरी क्लास में सब बच्चों के मास अलग है, तो मैं कहूंगा इसका m1, इसका m2, इसका m3। मान लो बाई चांस सबका मास सेम होता तो मैं m1 m2 थोड़ी कहता, सबका मास m। अब मेरे बेटा f तो सेम था तो कट गया, और हमारे पास आंसर आ गया 1/k इफेक्टिव 1/k1 प्लस 1/k2 अप टू 1/kl। ये बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस की तरह से है, लेकिन सीरीज में तो 1/, वाले लग रहे हैं और पैरेलल में वैसे। आए समझ में? दोबारा बताना है। अच्छा, कुछ बुक्स में माइनस लगाते हैं, जैसे हमने तो लैंग्वेज लिख दी, फोर्स इज टुवर्ड मीन पोजीशन। कुछ बुक्स में माइनस नहीं, मतलब माइनस यहां लगा देते हैं, वो लिखते नहीं, वो सीधे कहेंगे ये प्लस नहीं होगा, वहां पर माइनस होगा। तो फिर लेफ्ट में भी तो माइनस होगा, ये टुवर्ड मीन पोजीशन। भाई पहले का फोर्स मीन की तरफ ले जा रहा है, दूसरे का मीन की तरफ ले जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन भी तो मीन की तरफ जा रहा है। तो यदि राइट साइड में, कई बुक्स में राइट साइड में सब में माइनस लगा हुआ है, तो फिर लेफ्ट में भी माइनस लगा हुआ है, तो कट गया। दिक्कत तो होती कि यदि एक तरफ कटे एक तरफ नहीं। इसी तरह से तो माइनस का वो कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे ही कुछ स्कूल्स में कहेंगे वाई बाई एफ इजिकल टू, वो के वाई नहीं बोलते, माइनस के वाई बोलते हैं। माइनस का मतलब टुवर्ड मीन पोजीशन। तो वो कहते हैं y1 इजिकल टू माइनस एफ अपॉन k1 कह दो। इसे भी कहते हैं माइनस, लास्ट को भी कहते हैं माइनस, तो फिर ये भी तो माइनस है, कट करके आएगा तो ये। तो तुम्हें स्कूल में कहें माइनस लगा दो, लगा देना, गलत वो भी नहीं है। मैं वो 4 दिन से एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं कहूं रिटार्डेशन इज 2 का ऑटोमेटिक मतलब है इजिकल टू -2। यदि कहीं लिखा है रिटार्डेशन और इन अ बॉडी, मूविंग बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब न्यूमेरिकल करोगे तो a को तो -2 लिखोगे। तो लैंग्वेज में माइनस लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल में रख देंगे। चलो जी, अब ये सारा बताने के बाद फायदा क्या मिला मेरे बेटा? अब 2-3 एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर मैं पहुंचूंगा अपने उस एग्जाम्पल पर। मान लो मैं आपसे कहूं एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2, दूसरे का है 3, तीसरे का है 1। पैरेलल में जुड़े हुए हैं या सीरीज में? पैरेलल में के इफेक्टिव कितना होगा? 2 प्लस 3 प्लस 1, और यह आ जाएगा 6। अब यदि किसी मास को लटका दो और खींच के छोड़ दो तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, k की जगह 6 आ जाएगा इफेक्टिव। ये किसका टाइम पीरियड है? एक का या सबका? सबका, तो k भी सबका रखोगे। और यदि हम आपसे कहें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 1 2 3 सबके स्प्रिंग कांस्टेंट है, डिजिट वैसे ही आर्बिट्रेरी कुछ भी ले रहा हूं, मेथड समझाने से मतलब है। तो बेटा k इफेक्टिव कैसे निकलेगा सीरीज में? 1/k इफेक्टिव इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम हो गया 6 6 3 2 11/6। लेकिन ये तो 1/k इफेक्टिव है, तो k इफेक्टिव कितना हो जाएगा? यहां लिख देता हूं 6/11। अब टाइम पीरियड क्या होगा? यदि आप इसके नीचे मास लटका करके और स्ट्रेच करा दें तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इफेक्टिव। k इफेक्टिव 6/11, 11 ऊपर ले जाना अपना काम, मैंने तो बता दिया। न्यूमेरिकल में तो मास भी देंगे, पाई भी रखोगे, अभी हम वो ही तो नहीं कर रहे। अच्छा, यदि एक बात बताओ, तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है? यदि मेरे पास कई सारी स्प्रिंग्स हैं, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट k, यदि k और k की 2 स्प्रिंग जोड़ दो तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? बोलो, k/2। यदि आपने k और k की 2 स्प्रिंग जोड़ दी तो इट इज लाइक सीरीज। तो सीरीज में 1/k इफेक्टिव होगा 1/k प्लस 1/k, दैट विल बिकम 2/k। तो k इफेक्टिव आ जाएगा k/2। अब शॉर्टकट सुन लो, यदि k और k की 2 सीरीज में जोड़ दी तो k/2, 3 जोड़ दी, बोल दो अब तो एंड होने वाला है, 4 जोड़ दी
सीरीज में जुड़ता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। जितनी बड़ी स्प्रिंग उतना खींचना आसान, के कम। यदि मैं तुम्हें इतनी लंबी स्प्रिंग दे दूं वहां से यहां तक की, और मैं कहूं इसे 10 सेंटीमीटर खींचो, आराम से खींच दोगे कंपेरेटिवली। अब मैं इतनी सी स्प्रिंग दे दूं काट के उसी में से कि 10 सेंटीमीटर खींचो, मुश्किल हो जाएगा। जितना स्प्रिंग को जोड़ते जाते हो के कम होता जाता है, k/2, k/3। 100 जोड़ दी तो k/100। बोलो क्लियर मानो। अब आगे आ जाओ। पैरेलल में उल्टा होता है। यदि k और k के दो पैरेलल में जोड़ दिए, k1 + k2 यानी k + k, 2k, 3 जोड़ दो 3k, आइडेंटिकल है तो, ये मैं अभी आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं, नहीं तो अलग अलग थे तो वैसे सॉल्व होगा। मैं तो आइडेंटिकल ले रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार लास्ट बार पूछूंगा, यदि एक स्प्रिंग है k, उसके साथ एक और k सीरीज में जोड़ दी तो कितना हो जाएगा? अच्छा उल्टा पूछता हूं, एक स्प्रिंग है k, उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए तो कितना हो जाएगा? 2k। एक बात सुन, पूरी स्प्रिंग का k है, आधा करके 2k हो गया। अब बताओ 2k और 2k को सीरीज कर दो, पूरी बन जाएगी स्प्रिंग, तो फिर 2k/2 यानी k हो जाएगा। बड़ा करने से डिवाइड हो रहा है, छोटा करने से मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम कहोगे प्रूफ करके दिखाओ, ले भाई ये स्प्रिंग है k, आप कह सकते हो ये 2 इक्वल हाफ स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है, 2 इक्वल हाफ का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये गारंटेड, मान लो k' है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 1/k' + 1/k' = 1/k, तो 2/k' = 1/k, तो k' = 2k। 3 टुकड़े कर दो तो 3k, 4 कर दो बराबर बराबर। ये याद रखना, अब एक स्प्रिंग के 10 टुकड़े कर दिए और 10 स्प्रिंग एक जैसी जोड़ दी, k/10। एक स्प्रिंग के 5 पार्ट कर दिए और 5 स्प्रिंग एक जैसी जोड़ दी, उल्टा चल रहा है। अब ये इतनी सारी मेहनत एक न्यूमेरिकल बताने के लिए करी थी। मैंने कहा था कि एक स्प्रिंग है कांस्टेंट k, मैंने इसे 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब यदि इसे ऑसिलेट करा के जो टाइम पीरियड मिलेगा और इसे जो ऑसिलेट करा के टाइम पीरियड मिलेगा, दोनों पे बराबर मास लटका दिए, एक बड़ी वाली हिस्से को और एक छोटे वाले हिस्से को, दोनों पे सेम मास लटका के ऑसिलेट कराया, तो टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। पहले देख कितना आसान तरीका, किस रेशियो में डिवाइड करना है बोलो, बताओगे आप तब मजा आएगा। 3:2। जरा 3 और 2 का सम बताना कितना होता है? वेरी गुड। इसके 5 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5। इनमें से हर एक टुकड़े का फोर्स कांस्टेंट बता सकते हो? के 5 पीस कर दिए, 5k। 3:2, 3 और 2 का सम 5, 5 पार्ट कर दिए, तो हर एक का बोलो। अब 5k के 2 सीरीज में जोड़ दूं तो 5k/2, नीचे के 2 सीरीज में जोड़ दो तो 5k/2, ऊपर के 3 सीरीज में जोड़ दो तो 5k/3। आया नहीं आया? अब टोटल 3:2 का रेशियो हो गया। आपने 5 भले ही करे थे, लेकिन 3 एक साथ जोड़ दिए, 2 एक साथ, तो जैसे ही 5 करे तो हो गए 5k, 3 एक साथ जोड़ दिए तो 5k/3। अब यदि मैं कहूं इस बड़े वाले हिस्से का टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2π√m/k, k इज 5k/3। और इस वाले हिस्से का टाइम पीरियड क्या होगा, t2 = बोलते रहो, 2π√5k/2। अच्छा एक और पूछता हूं, आपको तरीका सीखना है। देख न्यूमेरिकल रटने तो है नहीं, एक स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, मैं कह रहा हूं 6:4 के रेशियो में डिवाइड करना है, जल्दी कोई नहीं है। टोटल 6 और 4 का सम कितना है?
मेरी स्ट्रेटजी सुन ले, मैं 10 हिस्से करूंगा, 6 एक साथ जोड़ दूंगा, 4 एक साथ जोड़ दूंगा। जैसे ही आप 10 हिस्से करोगे तो हर एक हो जाएगा 10 के 10 के 6 एक साथ जोड़ दिए। 10 के by 6 बाद में भले ही 5 के बाई 3 आ जाए, फिलहाल तो मैं 10 के बाई 6 लिख रहा हूं। और यहां पर आपने 4 एक साथ जोड़ दिए, तो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, कंपटीशन में आता है तो वेरिएबल में आ जाता है। मैं बार बार कहता हूं 11 12 और कंपटीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, चीजें वही हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं और समझ में आ जाए तो वो लेवल भी कुछ नहीं है। मान लो बेटा एक स्प्रिंग है के, उसको m/n के रेशियो में डिवाइड करना है। अरे भैया जब 6 और 4 के रेशियो में डिवाइड करना था तो 10 टुकड़े हुए थे, अब m और n में करना है तो कितने डिवाइड पार्ट होंगे, m+n। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, क्योंकि वेरिएबल में है तो मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट m+n(k) है। जैसे 10 पार्ट हुए तो 10 के, यहां पर m+n(k) है। समझ में आ गया हर एक का। अब ऐसे ऐसे m जोड़ दिए तो अपॉन m, और यहां पर n जोड़ दिए अपॉन n। तो ये m वाले लेंथ वाले पोर्शन का फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये n वाले पार्ट का, जिसको आ गया तुझे। अब मजा आने लगा होगा चैप्टर में, बस मजा ही आना चाहिए। ये था हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिटेल स्टडी। अब क्या रह गया है, अब आएगा हमें, देखो बेटा मैंने तुम्हें पहले बताया कि एमसीक्यूज वगैरह पे भी हम जाएंगे, अब हर चीज पे जाएंगे, तो पहले बेसिक क्लियर करते हुए चलें मेरे बेटा। अब आएगा कि यदि एक वायर के नीचे सिलेंडर है, सिलेंडर पानी में डूबा हुआ है, संडे को होंगे ये सारी कैटेगरी, और ये लटका है, छत से लटकी स्प्रिंग, स्प्रिंग के नीचे लटका सिलेंडर, सिलेंडर तैर रहा है पानी में। अब सिलेंडर को दबा के छोड़ दो तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये सारी कैटेगरी निपटाने के लिए, समझने के लिए आई मिलते हैं रविवार को। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।